सुना है 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट से सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी के एडमिन अभिजीत डिपके भारत में प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। खैर वो एक्चुअली भारत आ रहे हैं या उन्हें भेजा जा रहा है, इसे लेकर भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन ये अभी कॉन्क्रीट फैक्ट्स नहीं है, इसीलिए इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कुछ लोगों के लिटिल टू मच एक्साइटमेंट की। अब पहली बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, भारत एक लोकतंत्र देश है, किसी भी नागरिक को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन जब अलग अलग संस्था की, अलग अलग पार्टी की और अलग अलग मुद्दे के प्रोटेस्ट में जब मुट्ठी भर नाम ही घूम घूम कर आते हैं तो सवाल तो बनता है। अब जैसे इस प्रोटेस्ट को लेकर प्रशांत भूषण अलग ही एनर्जी में है। सिर्फ प्रशांत ही नहीं, हमें एक बार से वही इकोसिस्टम, वही लोग, वही मैकेनिज्म एट वर्क दिखता है जिन्हें हम लगातार देखते हैं। इसीलिए सवाल ये है कि आखिरकार देश में जब भी कोई बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा होता है, जब भी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन शुरू होता है या जब भी किसी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर देशव्यापी नरेटिव खड़ा करने की कोशिश होती है, तब कुछ चेहरे, कुछ संगठन और कुछ नेटवर्क बार बार सामने क्यों दिखाई देते हैं। आप पिछले 15 वर्ष का राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए। अन्ना आंदोलन से शुरू कीजिए, फिर CAA विरोध प्रदर्शन देखिए, उसके बाद फार्म लॉज के खिलाफ आंदोलन देखिए, एनवायरमेंट, माइनॉरिटी राइट्स, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, जुडिशियल एक्टिविज्म या किसी भी बड़े राजनीतिक विवाद को देख लीजिए। हर बार कुछ नए लोग आते हैं, लेकिन कुछ पुराने नाम कभी पूरी तरह गायब नहीं होते। वे कभी PIL के रूप में दिखाई देते हैं, कभी एक्टिविस्ट के रूप में, और कभी इंटेलेक्चुअल के रूप में, और कभी सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। यही वजह है कि आज जब अभिजीत डिपके एक नए आंदोलन की घोषणा करते हैं तो चर्चा केवल डिपके की नहीं होती, चर्चा उस पूरे इकोसिस्टम की होती है जिसके भीतर ऐसे आंदोलन जन्म लेते हैं, फैलते हैं और राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनते हैं। इस इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उदाहरण के लिए प्रशांत भूषण को ले लीजिए। वे वर्षों से कोर्ट के मामले और PILs के माध्यम से अदालत में एक्टिविज्म और मीडिया में सनसनी करते रहे हैं। विरोध तो एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी केवल प्रशांत भूषण की नहीं है। ये एक ऐसी राजनीति और वैचारिक परिवार, इकोसिस्टम और पूल ऑफ आउटसोर्स्ड एक्टिविस्ट की कहानी है जो एक ही पैटर्न में काम कर रही है। और ये कहानी प्रशांत भूषण ने शुरू नहीं की, बल्कि आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे इनके पिता शांति भूषण इमरजेंसी विरोधी राजनीति के प्रमुख चेहरे में रहे। वे मोरारजी देसाई सरकार में लॉ मिनिस्टर बने। राज नरेंद्र केस से लेकर JP मूवमेंट तक उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। हमने जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट, उनके मिले मैक्सिसे और उस पर हमारे टेक पर भी पहले बात की है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पूरे कुशलता से समझ पाएंगे कि ये गेम शुरू कहां से हुआ। खैर, हम अगर अन्ना आंदोलन की बात करें तो तब भी शांति भूषण और प्रशांत भूषण दोनों आंदोलन के केंद्र में दिखाई दी। यानी जब भी कोई डिसरप्शंस हुए हैं तब पार्टी मूवमेंट और बेनिफिशियरी से ऊपर उठकर इनका नाम सामने आया है। मेरा ये कहना है कि जिन बंच ऑफ पीपल की हम बात कर रहे हैं उन्हें बस डिसरप्शन से मतलब है, मानो उन्हें किसी कियोस के लिए किसी ने रिक्रूट कर रखा हो। 2011 में जब लाखों लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उस आंदोलन से निकलने वाले लोग अगले 15 वर्षों तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करेंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया सत्ता के केंद्र में पहुंचे, योगेंद्र यादव कभी नेता, कभी स्कॉलर, कभी किसान और कभी सिपोलॉजिस्ट बनते रहे। आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन उसमें जुटा हुआ नेटवर्क समाप्त नहीं हुआ। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है, क्या भारत में कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जो किसी भी नए मुद्दे को बहुत तेजी से आंदोलन का रूप देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इसे 3 लेवल पर समझा जा सकता है: लीगल एक्टिविज्म, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और नैरेटिव क्रिएशन। जब ये तीनों स्तर एक साथ एक्टिवेट होते हैं तब एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जो किसी भी मुद्दे को इस तरह से दिखाता है मानो कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। भले मुद्दा कोई हो या ना हो, लेकिन माहौल पूरा बना रहता है। अदालत से लेकर नैरेटिव तक इन लोगों का तालमेल हमें दिखता है। और तालमेल की बात आ गई है तो कुछ और परिचित चेहरे भी बार बार सामने आते हैं, जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री के को-फाउंडर अभिनंदन सेकरी अन्ना। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री के पहले अभिनंदन का नाम पब्लिक डोमेन में अन्ना आंदोलन के समय आया था। अन्ना आंदोलन की फंडिंग के लिए पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन PCRF बनाया गया था और इसके 3 ट्रस्टी थे: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एंड अभिनंदन सीकरे।
आज न्यूज लॉन्ड्री के थ्रू अभिनंदन का मुख्य काम क्या है? हर सरकारी फैसले, हर नीति और हर राजनीति खबर पर कंफ्यूजन, कियोस और अविश्वास पैदा करना, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस एक फसाड है। इनका असली काम है कियोस पेडलिंग। याद करिए, अभी कुछ दिन पहले ही अभिनंदन सीकरे की पीआर जैसी इंटरव्यू किसने की? न्यूज लॉन्ड्री ने। कॉकरोच पार्टी के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पोक पर्सन जैसे काम कर रहा है? न्यूज लॉन्ड्री। इस पैटर्न को पकड़िए। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि 15 साल पुरानी प्लेबुक को नई टूलकिट के साथ दोहराएंगे, वो फिर से गलती कर रहे हैं। इसीलिए अब कहानी का दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। 2011 में भारत एक अलग देश था। 2026 का भारत बहुत अलग है। पिछले एक दशक में देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वेलफेयर डिलीवरी के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यूपीआई से लेकर वंदे भारत तक, सेमीकंडक्टर पॉलिसी से लेकर डिफेंस एक्सपोर्ट्स तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग मारी है। इसीलिए पुराने टैक्टिक्स अब नहीं चलेंगे। अब आम नागरिक ये समझ रहे हैं या समझाना चाहते हैं कि कियोस फैलाने वाले कौन हैं, उनके पीछे कौन से संगठन हैं, उनका राजनीतिक इतिहास क्या है और वे किन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं 6 जून की तैयारी केवल अभिजीत डिप्के की कहानी नहीं है। ये उस इकोसिस्टम की कहानी है जो पिछले कई वर्षों से इन्हीं मौकों की तलाश में एक्टिव रहता है। किसी भी आंदोलन को समझने के लिए केवल मंच पर खड़े व्यक्ति को देखना पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे खड़े नेटवर्क को समझना भी उतना ही आवश्यक होता है। और शायद यही वह सवाल है जिसे आज सबसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।